हेलो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और रोमांटिक कहानी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें। अब चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम हीना है। अभी मैं 19 साल की हूँ। मैं अभी मेडिकल एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कोटा राजस्थान से कर रही हूँ। मेरे फैमिली में मम्मी पापा, मेरी बहरी बहन और मैं हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। पापा ठेले पे चाट समोसा बेचकर घर का कर्ज पूरा करते थे। गरीबी के कारण उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पाया था, जिस कारण वे चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर बड़े पद पे जाएं। उन्होंने हम लोगों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के हालत को देखकर हम लोगों ने भी ठाना है कि कोई भी नौकरी करके पापा को रेस्ट देना है, उनको ज़िंदगी में सब सुख देना है। समोसा चाट के बिजनेस में सारा दिन माँ पापा तो लगे ही रहते थे, साथ ही साथ हम लोग भी भरपूर सहयोग करते थे। खासकर शाम के समय जब ग्राहक की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता था। शाम के समय दीदी काउंटर देखती, पापा प्लेट लगाते और मम्मी साफ़ सफाई देखती। दीदी जवान हो रही थी। बहुत से लोग चाट समोसा खाने तो आते ही थे, साथ ही साथ दीदी को गंदी नज़रें से देखते। ये सब देखकर पापा ने दीदी को दुकान पे आने से मना कर दिया। इसके बाद मुझसे जो हेल्प होता उतना करने की कोशिश करती। दीदी अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम भी देती रहती थी। पापा का समोसा चाट उस एरिया का फेमस था, जिससे काफ़ी ग्राहक आते थे। लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पे एक पैसे वाला आदमी ने समोसा चाट मिठाई की दुकान खोली, जिससे कि हमारे दुकान का बिक्री कम हो गया। दीदी का ग्रेजुएशन पूरा होते होते उनको पोस्ट ऑफिस में जॉब लगी। हालांकि उनका पोस्टिंग घर से बहुत दूर हुआ। दीदी के साथ ही साथ एक और भी लड़का ने उस पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार हो गया। अब बारी था शादी का। तो जब जीजा जी ने अपने फैमिली को दीदी और मेरे फैमिली के बारे में बताया तो वे लोग शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार करने का कारण पापा का ठेले वाला बिजनेस को बताया। हालांकि जीजा जी दीदी से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण वे लोग घर के लोग के अगेंस्ट जाकर शादी कर लिए। गुस्से में आकर जीजा जी की फैमिली जीजा जी से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। बाद में जहां दीदी जीजा जी का पोस्टिंग था, वहीं पे ज़मीन लेकर अपना प्यारा सा घर बना लिए। इसी बीच दीदी ने मेरी पढ़ाई में काफ़ी मदद की। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए कोटा भेजी, साथ ही साथ मेरे पढ़ाई के सारे खर्च वही उठाई। पापा को भी दुकान छोड़ने को बोली, लेकिन पापा कहाँ मानने वाले थे। हाँ, मम्मी अब दुकान पे नहीं जाती है, घर पे ही रहती। पापा अब अपने एक स्टाफ के साथ दुकान चला रहे हैं। दीदी का शादी के 3 साल बाद बच्चा होने वाला था। मैं, पापा, मम्मी और जीजा दीदी सब बहुत खुश थे, क्योंकि फैमिली में एक नया मेहमान आने वाला था। पर जब शिखा दीदी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने लगी तो पता चला कि उनके पेट में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है और इसी वजह से रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी दीदी ने थोड़ा लापरवाही कर दी और हर हफ्ते जांच के लिए नहीं गई, और फिर एक दिन घर में ही उनका वाटर बैग फट गया और अब बच्चा तो होने वाला था। जीजा जी बहुत घबरा गए और किसी तरह पास के हॉस्पिटल से एक नर्स को बुला लाए। सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। शिखा दीदी को अब एक प्यारी सी बच्ची तो ज़रूर हो गई, पर दीदी गुजर गई। इसी तरह से आफत का पहाड़ पूरे फैमिली पे टूट पड़ा। अब मेरे जीजू अक्सर उदास और दुखी रहते और पागलों की तरह दीदी को याद करते रहते। उन्होंने ड्यूटी जाना भी बंद कर दिया। उनके घर पर काम करने वाला और कोई नहीं था। एक नौकरानी थी, पर वह कैसे किसी दूसरे के न्यू बॉर्न बेबी को संभालती। इसलिए मैं अपने जीजा के घर रुक गई और बेबी को देख रेख की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। शिखा दीदी के गुजरने के 4 महीना बाद तक जीजू साधु सन्यासी जैसे हुलिया बनाए रहे और न बाल कटवाते और न दाढ़ी बनाते। रोज़ रात में शिखा शिखा बोलकर चिल्लाते रहते।
इसी तरह से उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। ऐसे में मुझे ही कई बार उनको शांत करना पड़ता था। एक दिन रात को जीजा जी अचानक से दुखी हो गए और रोने लगे, तो मैं उनके पास चली गई। जीजू, होनी को कौन टाल सकता? अब आप खुद को संभालो और अपने बच्चे के बारे में सोचो, मैं बोली और जीजा को शांत करवाने लगी। तभी वो फपक फपक कर फिर से दहाड़ मारकर रोने लगे। मुझे जीजा को चुप करवाना था, इसलिए मैंने उनको पकड़ लिया और अपने से चिपका लिया। जीजू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरा टॉप उनके आंसुओं से भीग गया। मैंने उस वक्त लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। जीजू मेरे से चिपक गए और मुझे बाहों में भर लिया। जैसे वो शिखा दीदी के साथ करते थे, वैसे ही मेरे साथ करने लगे। 10 मिनट तक जीजू मुझसे किसी प्रेमी की तरह चिपके रहे और इतनी देर में ही 34 के बड़े बड़े संतरे उनके सीने से रगड़ खाते रहे। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। जीजू ने मुझे बेड पर ही पकड़ लिया और फिर से मुझे लेटा दिया। अपना मुंह मेरे होठ पे रख दिया और मेरे सेक्सी उभरे हुए ओठ को 15 मिनट तक चूस चूस कर गर्म कर दिया। कुछ देर मेरे चमकीले टॉप के ऊपर हाथ रखकर 34 के बड़े बड़े जवान दूध को हाथ से मसलते रहे। पता नहीं वो किस मूड में थे। फिर उनको अचानक से याद आ गया कि मैं शिखा नहीं हीना हूँ। अब ये ध्यान आया तो जीजू ने मुझे छोड़ दिया और दूर हट गए। सॉरी हीना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल शिखा की तरह है, इसलिए मैं बहक गया, वो बोले। मैं बिस्तर से उठ बैठी और अपने टॉप को सही किया। फिर दूर खड़े जीजू के पास चली गई। कोई बात नहीं जीजू, ऐसा होता है। आप दीदी को बहुत प्यार करते थे, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मैंने कहा और फिर उनको ज़बरदस्ती डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और खाना खिलाया। फिर मैं अपने रूम में जाकर सो गई। बार बार वो पल याद आता था जब जीजू मेरे गुलाबी ओठ को मुंह चला चला कर चूस रहे थे। फिर मेरे दूध को किस तरह से उन्होंने मसल मसल कर दबा दिया था। इसी बीच मेरी गुफा में ने अपना अमृत रस छोड़ दिया था। मैंने अपनी लॉन्ग स्कर्ट को उतार दिया और पेंटी में हाथ घुसा दिया और फिर उंगली करने लगी। ओह जीजा, खोदो मुझे, अब दीदी नहीं है, मुझे ही खोदकर अपना प्यास बुझा लो। मैं मन ही मन में कहने लगी और अपनी गुफा में जल्दी जल्दी उंगली करने लगी। धीरे धीरे आनंद और बढ़ने लगा और उंगली करती चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई और बार बार जीजू का ख्याल आ रहा था। अब करवाने की तरफ जिस्म में जग गई। मैंने अपना लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहन लिया और रात के 1 बजे जीजू के कमरे में चली गई। देखा तो वो देवदास की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए थे। जीजू, आप अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा और उनके दरवाजे को अंदर से बंद किया। नींद नहीं आ रही ही ना? जीजू किसी मुरझाए हुए फूल की तरह मुंह लटकाकर बोले। आज मैं आपको नींद दिला दूंगी, मैंने कहा और अपने टॉप के ऊपर से चुन्नी हटा दी। जीजू मेरी तरफ अजीब नज़र से देखने लगे। आज दीदी की कमी मैं दूर करूंगी, मैं बोली और जीजू के पास जाकर बेड पे लेट गई। फिर उनको मैंने कस के पकड़ लिया और अपने सीने में दबा लिया। उसके बाद तो सब कुछ अपने आप होने लगा। जीजू का इंजन तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था, आज वो फिर से शुरू हो गया। उन्होंने मुझे नीचे लिटाया और मेरे ऊपर आ गए और फिर मेरे होठ को चूसने लगे। धीरे धीरे करके मेरी टॉप को उतार दिया। मैंने लाल रंग की स्कर्ट से मैच करती लाल ब्रा पहनी थी। मेरे 34 के दूध बेहतर पुष्ट और रसीले दिखते थे। अब जीजू ने मेरे बड़े बड़े संतरा को ब्रा के ऊपर से ही दबाना शुरू किया। कुछ देर तक वो ऊपर से मज़ा लेते रहे। फिर मेरे दूध को ब्रा के ऊपर से मुंह में लेकर चूसने लगे। मुझे अपने हाथ से अपनी ब्रा खोलनी पड़ी। फिर अपनी मस्त मस्त संतरा को दोनों हाथ से हिला हिलाकर अपने जीजू का मूड बनाने लगी। क्यों जीजू, क्या अभी देवदास बने रहोगे या मेरे साथ ज़िंदगी का मज़ा लूटोगे?
मैंने कहा और फिर से अपने दोनों तने संतरे हाथ में लेकर हिला हिलाकर उनको दिखाने लगी। ऐसा करने से जीजू का पारा चढ़ गया और अब वो सही हो गए। मेरे सामने उन्होंने अपनी शर्ट पैंट खोल दी और जोकी में आ गए। हिना, आज तो तू ही मुझे ठीक कर सकती है, वो बोले और मेरे ऊपर चढ़ गए और दोनों बड़े बड़े मदमस्त संतरे को हाथ में ले लिया और हिलाने लगे। जीजू अब एक हाथ से दाएं दूध को दबाने लगे और अपना मुंह मेरे बाएं दूध पे लगा दिया और चूसने लगे। जीजू रुक ही नहीं रहे, अब बस चूसते चले गए। ऐसा करने से मेरा जिस्म फिर से गर्म होने लगा और मेरी रसीली सफाचट गुफा नागराज की डिमांड करने लगी। इतने में जीजू ने मेरी लॉन्ग स्कर्ट का हुक खोला और उसे उतार दिया। मेरी लाल रंग की पैंटी मेरी गुफा में चिपकी हुई थी। जीजू ने लगे हाथ उसे भी उतार दिया। उन्होंने मेरे दोनों घुटने पर किस किया, फिर झुकाकर मेरी सफाचट गुफा का रस चाटने लगे। उसके बाद तो जीजू ने मेरे मस्त गुफा का चुसाई और चटाई कर डाली। जीजू भी फुल जोश में आ गए थे। फिर मेरी गुफा में 2 उंगली घुसा दी और उसके बाद तो मेरा बुरा हाल कर दिया। जीजू को जरा भी रहम नहीं आया और मेरी गुलाबी गुफा के होठ को खोलकर गुफा में जल्दी जल्दी उंगली डालकर फेंटने लगे। जीजू ने अपनी 2 मोटी उंगलियां घुसा घुसा कर मेरा दूसरा बार पानी झड़वा दिया। मेरा तो पसीना ही छूट गया और बदन ढीला पड़ गया। मेरी गुलाबी गुफा से काफ़ी पानी निकलने की वजह से मेरी सारी ताकत निकल गई थी, जैसे किसी ने मुझे कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। मैं दोनों हाथ और दोनों टांग खोलकर जीजू के सामने बेशर्म बन के लेटी हुई थी। मैं लंबी लंबी सांसें भर रही थी क्योंकि अब दूसरी बार मेरी गुलाबी गुफा ने अपना कीमती पानी छोड़ दिया था। अब जीजू का मौसम बढ़ने लगा। वो 6-9 के पोज में आ गए और मेरे ऊपर लेट गए। मेरे मुंह के ठीक ऊपर जीजू का बड़ा सा 11 इंच का नागराज था और मेरी गुफा के ऊपर जीजू का मुंह था। मेरी गुफा पर मुंह टिकाकर मुझे गर्म करने लगे। फिर मुझे कुतिया बनने को बोले। मैं मना न कर सकी। उनके बेड पर ही कुतिया बन गई और सिर को बेड पर रख दिया। जीजू अपना 11 इंच का बड़ा सा हाथी जैसा नागराज मेरी गुफा में डालने लगे। उनका सुपारा तो कुछ ज़्यादा ही मोटा था। मेरी गुफा में हल्का दर्द हुआ, पर जीजू बड़े तिकरमी थे। किसी तरह हिला डुलाकर अपना 11 इंची नागराज मेरे गुफा में डाल दी और फिर अपने घुटनों को मोड़कर मुझे पक पक खोदने लगे। मैं सूसू करने लगी। जीजू धाए धाए मुझे खोदने लगे और कस कस के नागराज से झटके देने लगे। मैं सिर को झुकाकर कुतिया बनी थी, इसलिए मेरे 34 के बड़े बड़े संतरे नीचे को झूल रहे थे, जिसे जीजा जी एक हाथ से सहला रहे थे। अब तो जीजा भी पागल हो गए। मेरी कमर को दोनों हाथ से पकड़ लिया और मेरे पिछवाड़े पर हाथ घुमा घुमा कर मेरी गुफा खोद रहे थे। मैं ओह और आवाज़ निकाल रही थी। जीजू मस्ती से संभोग करते गए और मैं करवाती रही। मेरे परामर्श पर जीजू 1 साल बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब उनकी नई बीवी ही जीजू के बच्चे को पाल रही है। पर जब भी जीजू हमारे यहाँ आते मेरी खुदाई हो जाती।